अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 9th की जो न्यू बुक है NBF की, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री और हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहला टॉपिक है केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है इसमें हम क्या करते हैं, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन चेक करते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब ये कि अब जब हमें कोई सब्सटेंस मिलता है कि हमने उसको उस पर रिसर्च करनी है कि वो सब्सटेंस कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या कंपोजिशन है, तो वो केमिस्ट्री के थ्रू होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक सब्सटेंस दिया गया और वो सब्सटेंस था ग्लूकोज़। तो सबसे पहले जब हम उसकी कंपोजिशन चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा थ्रू डिफरेंट मेथड, हमें ये पता लगेगा कि ओके इसके अंदर 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये पहली क्या होगी, इसकी कंपोजिशन। सेकंड हम ये फाइंड करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फिर हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगे कि अच्छा ग्लूकोज़ में जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो इस तरह एक दूसरे से एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में क्या हुए हुए हैं, ज्वाइन हुए हुए हैं। तो जब हमने देखा रिसर्च पर करके हमें पता लगा कि ग्लूकोज़ में इस तरह की जो है कार्बन के साथ इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हुए हैं। फिर हमने जी इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, तो डिफरेंट मेथड हमने ये चेक किया कि क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हमें पता लगा कि अच्छा ये जो है ये स्वीट टेस्ट है इसका, और ये जो है वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो इस तरह केमिस्ट्री क्या करती है, वो हमें हेल्प करती है सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने में। अच्छा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से उनकी क्या अमाउंट प्रेजेंट है, ये सब केमिस्ट्री जो है इस तरह के चेंजेस को केमिस्ट्री जो है वो फाइंड करने में हमें हेल्प करती है। अब इसीलिए केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जब केमिस्ट्री में होती हैं तो अब इनको एक साथ करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया है, केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हर ब्रांच जो है वो एक किसी स्पेसिफिक चीज़ को ही जो है वो फाइंड कर सके, ताकि हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, हम अच्छे से हर सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को फाइंड कर लें। अच्छा, पहली हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो होती हैं, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, इनको हम किस में मेजर करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इसको स्टडी करते हैं, बाकियों को स्टडी नहीं करते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है बट हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। ये एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बोनेट हो गए, अच्छा जिसमें इस तरह कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, अच्छा ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन का मोनोऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड हो गया, या कार्बाइड्स वगैरह जो है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बाइड कहते हैं। मतलब जिसमें कार्बन किसी मेटल एटम के साथ ज्वाइन हुआ होता है। तो उन कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, बाकी सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। याद रखिएगा कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं जो कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स, कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सब कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, या हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी इनऑर्गेनिक में करते हैं। जैसे हम कार्बन को स्टडी इनऑर्गेनिक, सिर्फ अगर हमने कार्बन को स्टडी करना है, हाइड्रोजन को स्टडी करना है, नाइट्रोजन को स्टडी करना है, सल्फ़र को स्टडी करना है, तो फिर हम उसको भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, एटम्स को और एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को, सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड, सिर्फ इसके कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, बाकी सबके कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो मैटर है जिसमें मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं, अब उस मैटर में अगर कोई फ़िज़िकल चेंज आ रहा है, फ़िज़िकल चेंज कलर में चेंज हो सकता है, अच्छा उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है, या अगर उनमें फ़िज़िकली स्टेट में ऐसा चेंज आ सकता है कि कोई चीज़ सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है जी, गैस में। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन से फ़िज़िक्स के लॉज इस पे अप्लाई हो रहे हैं, कौन से फ़िज़िक्स के लॉज को जो है यूज़ करके ये सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आइस की, जब आइस को हम हीट अप करते हैं तो आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। यानी स्टीम क्या होती है, स्टीम होती है हमारे पास गैशियस फॉर्म। तो किस तरह ये एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, इसको हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, कि फ़िज़िक्स के कौन से लॉज एंड थेरीज़ के थ्रू ये मैटर में चेंज आया है, स्ट्रक्चर में चेंज आया है, वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं कि भाई कंपाउंड में की कंपोजिशन क्या है। अभी हमने जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री जो है वो हमें हेल्प करती है सब्सटेंस की कंपोजिशन फाइंड करने में। तो ये वही चीज़ है, ये वाली जो ब्रांच है ये हेल्प करती है कंपोजिशन फाइंड करने में और उनकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने में। जैसे कि अगर एक सब्सटेंस था, जैसे मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल या वाटर की एग्जांपल ले लेते, तो हमें किसी ने कहा कि अच्छा ये एक सब्सटेंस है, अभी हमें नहीं पता था, उन्होंने हमें पानी दे दिया लेकिन हमें नहीं पता था कि ये पानी है, तो हमने अब उसको स्टडी करना है। तो फिर हम थ्रू डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स ये चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगेगा ओके इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है सब सब्सटेंस के अंदर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और फिर कितनी हाइड्रोजन की अमाउंट है तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री के इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल है। तो ऐसे हमें पता लग गया कि ओके दिस थिंग जो हमें प्रोवाइड किया गया था वो वाटर था। तो इस तरह हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के जो है कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं और एनालिसिस, और साथ ही साथ इन जो है कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए जो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वो मेथड्स जिनके थ्रू हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं वो सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एज नेम इंडिकेट्स बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो क्या होता है, लाइफ, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल चेंजेस होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। अब ये सब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होती हैं, तो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल चेंज होता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम वो चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होती हैं और हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल होती है हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करें बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो ब्रांच जो इसको स्टडी करती है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि इंसुलिन पहले ना बनाना बहुत मुश्किल था, तो इंसुलिन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसुलिन ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस कर सकती थी तो बनाना मुश्किल था, और आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक मेथड इजाद किया जिसमें उन्होंने क्या किया, इंसुलिन को एक बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। जब उन्होंने उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, क्योंकि बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी होती है कि मुसलसल डिवाइड होता जाता है, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डीएनए को इंसर्ट, वो इंसुलिन को इंसर्ट कर दिया। जब डीएनए जब बैक्टीरिया डिवाइड होता था तो क्या होता था, साथ साथ जो इंसुलिन था वो भी डिवाइड होता गया। इस तरह इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है हमने क्या की, इंक्रीज़ कर दी, इंसुलिन की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई हमारे पास। कैसे, हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंसुलिन की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। और इंसुलिन किसके लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हम अभी स्टडी करेंगे वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जैसे कि हमने देखा इन्वायरमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में हमें पता है डिफरेंट एयर है, एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो लेकिन क्या है कि हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से या व्हीकल्स से जो स्मोक रिलीज़ होती है उस वजह से क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं। जो क्या व्हीकल से निकलते, व्हीकल्स से जो स्मोक निकलती है या जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो और इनका क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट हो रहा है, साथ ही साथ इनका हमारी ह्यूमन बींग्स पे भी क्या है, एडवर्स अफेक्ट है। तो किस तरह ये पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में को पोल्यूट कर रहे हैं और इनका हम पे क्या अफेक्ट है, कौन सा एडवर्स अफेक्ट है, ये सब हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया जाता है। हम इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट चाहिए होती है तो हम उनको हम इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट इंडस्ट्री है जिसमें हम उस चीज़ को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये स्टडी करता है कि किस तरह लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उसके लिए कौन सी मशीनरी, कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, वो सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम मेडिसिन्स को देखते हैं कि किस तरह मेडिसिन्स जो है वो डिजीज़ को क्योर कर रही है। जब भी मेडिसिन्स जो है कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन दी जाती है तो मेडिसिन क्या करती है, वो इंटरेक्ट करती है उन बायोलॉजिकल टारगेट्स के साथ जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि किस तरह जो हमारा ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो किस तरह बायोलॉजिकल टारगेट के साथ रिएक्ट कर रही है और किस तरह जो है वो उसको क्योर करने में हेल्प करी और किस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन मेडिसिन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह वो जल्दी हमें क्योर दे सकती है। तो ये सब चीज़ें मेडिसिन्स के बारे में जो स्टडी होती है वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स जो होते हैं ये होते हैं जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब ये पॉलीमर्स बनते कैसे हैं? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि ये एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन, ठीक है। तो जब ये इथाइलिन जो है, ये बहुत सारे इथाइलिन ज्वाइन करते हैं ना, तो ये एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। इस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन। इसी तरह जब डिफरेंट बहुत सारे जो है मोनोमर्स, अब ये एक एग्जांपल हमने ले ली है, देखिए इन दोनों ने ज्वाइन किया तो इस तरह क्या हुआ, इनसे एक चेन बन गई है। अब जिस तरह अगर इस तरह के जो है एन नंबर ऑफ़, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ अगर ये ज्वाइन करेंगे तो इस तरह एक जो है लॉन्गेस्ट चेन बनती जाएगी और उस चेन में क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये रिपीट होता जाएगा इस एन। फॉर एग्जांपल अगर हमने एन नंबर ऑफ़ ये वाले मॉलिक्यूल्स लिए तो ये कितने होंगे, ये भी एन होंगे। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं और जब वो मोनोमर्स इस तरह ज्वाइन करते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। हमने जो एग्जांपल ली है वो है पॉलीइथाइलिन के। तो ये पॉलीइथाइलिन है जिसमें इथाइलिन ने ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाई है। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है पॉलीमर्स की, ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह ये पॉलीइथाइलिन कप्स हैं, अब ये भी एक पॉलीमर है, किस तरह प्रोड्यूस हुआ, इसकी क्या यूजेज है, किस तरह ये फॉर्म हुआ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जिस तरह ये दूसरा हमारे पास आगे टेफ्लॉन जो है कोटेड कुकवेयर, जिसको हम जो है नॉन स्टिक पैंस भी कहते हैं, तो इसमें जो टेफ्लॉन होता है ये भी पॉलीमर होता है। देखिए इसकी कितना इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। तो हम पॉलीमर केमिस्ट्री में इसी को स्टडी करते हैं कि किस तरह हम पॉलीमर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं और किस तरह पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो सकती है।
नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री जो है इसमें हम स्टडी करते हैं ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी कितनी अमाउंट है, वो किस तरह अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, उन सब को अर्थ क्रस्ट में किस तरह जो है चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उन सब को हम जियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब जैसे कि हमने पता है कि जैसे डिफरेंट जगह पे रॉक्स हो गई, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, वाटर, ये सब जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे इनकी इक्वल अमाउंट है, किसी जगह पानी ज़्यादा तो किसी जगह पे सॉइल, किसी जगह पे मिनरल, तो हर जगह पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, हर जगह पे इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये फाइंड करना कि इनकी अमाउंट किस जगह पे कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह ये चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए में, ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम जियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को। कौन से न्यूक्लियस को? एट केमिस्ट्री में एक ही न्यूक्लियस है एटम के अंदर, वो वाला न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उसको हम उस न्यूक्लियस की बात की जा रही है। जब न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, जब हम न्यूक्लियस से कोई रेडियो एक्टिव वेव्स पास करते हैं या कुछ इस न्यूक्लियस के अंदर कोई रिएक्शन होता है, उसके रिज़ल्ट में जब कोई चेंज आता है एटम के न्यूक्लियाई में, तो हम उस एटम के न्यूक्लियाई के चेंज को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस को, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। लास्ट है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो है जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि स्टार्स हो गए हैं, कॉमेट्स हो गए हैं, इंटरस्टेलर स्पेसेस, इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को, इनके स्टार्स के अंदर, कॉमेट्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी जो है न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब प्रोसेसेस को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। ठीक है, एक और ब्रांच केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री में कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स को, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है जो हैज़र्डियस है, जो हार्मफुल है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं जो हैज़र्डियस ना हो, या ऐसी प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, अगर उसमें कोई हैज़र्डियस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ हो रहा है जो हमारे लिए ख़तरनाक है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसके ऐसा पाथवे बनाते हैं कि या तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ बहुत कम हो जाए या वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो क्या करती है, वो इस तरह के सब्सटेंसेस को क्रिएट करती है जो लेस टॉक्सिक हो, हमारे लिए हार्मफुल ना हो, और उनके प्रोसेसेस भी क्या हो, हार्मफुल ना हो। उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पहले हम लोग ज़्यादातर प्लास्टिक बैग का यूज़ करते थे, और प्लास्टिक बैग हमें पता है कि वो बहुत हैज़र्डियस है, वो जो है वो डिकम्पोज नहीं होती, तो ये इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ग्रीन केमिस्ट्री ने क्या किया, ग्रीन केमिस्ट्री ने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, पेपर बैग से। आजकल हम कौन से बैग्स यूज़ करें, ज़्यादातर पेपर बैग्स यूज़ करें या कॉटन बैग्स यूज़ करें। अब ये ऐसे बैग्स हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और ये डिकम्पोजेबल भी हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक के बैग्स थे ये हार्मफुल थे, इसीलिए हमने इनको इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी चीज़ों को जो हार्मफुल होती हैं उनको रिप्लेस करती है लेस हार्मफुल या ऐसे चीज़ों से जो बिल्कुल भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। अच्छा जी, ये जो आपके पास तीसरा टॉपिक आपके बुक में इंक्लूड हुआ है, इसमें ये है कि इन्होंने हर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई ब्रांच समझ में आ जाती है तो आप
उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करने होंगे। अब बहुत सारे बच्चे इस पे परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनके हमने आंसर्स नहीं पढ़े हुए, जस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जब आप इंशाल्लाह ये पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको खुद ब खुद आप इसके आंसर्स पे कर सकते हैं। मतलब जब एक दफ़ा आप पूरी बुक हो जाएगी, आपके गो थ्रू कर लेंगे आप, तो फिर इजीली आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। मैं जस्ट इनको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूंगी इन क्वेश्चंस का, बाकी आप डिटेल इनकी चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। तो हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनमें केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में 3 और किसी में अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम टू गेट स्टेबल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन या शेयर करता है। उसके अलावा है हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन। बेसिकली ये है कि बुक में क्वेश्चन है कि हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। इसमें कोवलेंट भी है, आपके पास आयोनिक भी है, और आपके पास मेटालिक बॉन्ड भी है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है। अच्छा, तो ये है कि आपके तीनों बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा गेन करता है। मेटालिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब 2 मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, या हम कह सकते हैं जो मेटल्स के अंदर मेटल और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, क्योंकि हमें पता है कि मेटल के वैलेंस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो मेटल जब अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के पूल में जो है वो जो है प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है पॉजिटिव कैटाइन और जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्यों कार्बन को कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मतलब कार्बन ही क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। क्योंकि कार्बन जो है, और इतनी बड़ी इस एक ब्रांच के अंदर सिर्फ कार्बन को ही डिस्कस किया जाता है। रीज़न ये है कि कार्बन जो है इसकी एबिलिटी है कि ये जो है लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये एक लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, और वो अब इनकी जो लेंथ है वो स्पेसिफाइड नहीं है। ये एक कार्बन का भी मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड अनलिमिटेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं और ढेर सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इस वजह से ये कार्बन को और इसमें बेसिकली कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसीलिए कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन समझा जाता है। उसके बाद ये है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आप इस आगे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करोगे, जैसे कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, NH3 अमोनिया एक फंक्शनल ग्रुप है, Cl हेलो ग्रुप्स ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये डिफरेंट हैं, और इस तरह एल्डिहाइड हो गया, ये क्या होते हैं, ये बाकी आप बाद में डिटेल से पढ़ोगे किस तरह ये केमिकल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में OH प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये हम उस फंक्शनल ग्रुप को देखकर ही बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा जो मतलब अदर एलिमेंट्स का जो हैं उसके कंपाउंड्स प्रेजेंट है। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और किस तरह पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हर एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमने उसको अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है एनालिसिस। हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये है कि हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब किस तरह एनालिसिस की जाती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनालिसिस के, मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं
डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम मैटर जो सब्सटेंस हैं उसके अंदर जो है जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी अमाउंट कितनी है वो सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस जो हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो हमने ये देखना है कि किस तरह बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड किस तरह हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह ये एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन जिस तरह एंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपिड जिस तरह एनर्जी जो है वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में डीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस तरह हमारी बॉडी में हर जो बायोमॉलिक्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड है कि हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। तो बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, उसके बाद व्हीकल से जो है स्मोक निकलती है गाड़ियों से, तो ये सब जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं और उसके अलावा ये हम पे भी अफेक्ट कर रही हैं, हम जो है हमारी सेहत को भी नुकसान पहुँच रहा है। साथ ही लिखा हुआ है जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्ले इन क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन वी मिटिगेट दिस इफेक्ट। तो किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे प्ले करती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जितनी भी दिन में जो हीट सन से हीट आती है वो उसको ट्रैप कर लेती है और उसको वापस जाने नहीं देती, जिससे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता जाता है, गर्म होता जाता है। तो उसको हम किस तरह रोक सकते हैं, अगर हम जो काम हमने किए हैं जिस वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं, अगर उसको कम करने की कोशिश करें, या जिस तरह डिफॉरेस्टेशन की बजाय हम क्या करें, प्लांट्स को जो है वो ग्रो कराएं और प्लांट्स जो हैं अपने एरिया में, अपने जो है दुनिया में ग्रो करने की कोशिश करें, एफॉरेस्टेशन करें, तो फिर क्या होगा, ये इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद या फॉरेस्टेशन को डिफॉरेस्टेशन उसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है जी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन है कि किस तरह हम ड्रग्स को डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्रग्स को रिएक्ट करवाते हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डिफरेंट लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में हम ये चेक करते हैं कि किस तरह वो जो है डिज़ीज़ को क्योर कर रहा है। हमारा जो हम मेडिसिन है वो क्या क्योर कर रही है, या हमारी जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह की चीज़ रिक्वायर है उसको ठीक करने के लिए। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में है कि किस तरह पॉलीमर्स क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह अफेक्ट करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो पॉलीमर्स हमने जिस तरह डिस्कस किया था वो उन चीज़ों को कहते हैं जो छोटे मोनोमर्स की जो लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर जिस तरह, अगर ये लॉन्ग चेन में हो तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और अगर ये ब्रांच की फॉर्म में हो तो फिर ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है इनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री में ये है कि किस तरह जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ का। तो हमें पता है जिस तरह पानी का बहाव होता है, वाइंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो साथ साथ जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं, जिससे क्या होता है हर जगह पे जो मिनरल्स और सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि वाइंड एनर्जी या जो है वाटर के साथ क्या करते हैं, ये मिनरल्स फ्लो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये है कि किस तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफ़र करते हैं केमिकल रिएक्शंस से। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होते हैं जो न्यूक्लियस जिनमें इन्वॉल्व होता है एटम का, जबकि केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब इनका या तो लॉस हो रहा होता है तो वो शेयर हो रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो तो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं, और जब न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी तो इस तरह इनकी एप्लीकेशन पे भी इफेक्ट होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जबकि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करते। उसके बाद है क्योंकि ये बहुत लो एनर्जी चेंज है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। तो रेडियो आइसोटोप का बहुत बड़ा रोल है जो कैंसर, जो अगर हमारी बॉडी में अगर कोई कैंसर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या थायराइड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, या हमारी बॉडी में कहीं पे ब्लड कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, कहीं पे ब्लड फ्लो रुका हुआ है, तो उस सब को चेक करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के रिएक्शंस एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। बाकी डिटेल इंशाल्लाह जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लोगे तो आप इसके आंसर खुद कर सकते हो। मैंने इसका एक जनरल रिव्यू दे दिया है। 1.4 डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ होती है। तो जितनी भी ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस की हैं, बारी बारी हम उन सब ब्रांचेस के यूजेस को डिस्कस करेंगे कि वह डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, डेली लाइफ में ये यूज़ हो रही है टू ट्रीट डिजीज़ेस। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज होती है उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं वो कौन बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाते हैं। वो उसके लिए पर्टिकुलर उसके स्ट्रक्चर को सब कुछ को स्टडी करके उसके लिए उसकी रिलेटेड मेडिसिन बना के फिर क्या करते हैं, उस मेडिसिन को इंटरेक्ट करवाते हैं उन स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ जहाँ पर प्रॉब्लम हो, बॉडी के प्रोटीन्स और एंजाइम जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो उन बॉडी पार्ट्स के साथ उस पर क्या करते हैं, उस मेडिसिन को इंटरेक्ट करवाते हैं इन लैब्स। आफ्टर मल्टीपल टेस्ट अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, वो प्रोटीन और एंजाइम जहाँ पे प्रॉब्लम है वो उससे क्योर होते हैं आफ्टर टेस्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, उन मेडिसिन्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है ये कौन करता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट करते हैं। इट मीन्स के ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हमारे लिए बहुत अच्छा यूज़ है कि ये हमें हेल्प करती है डिजीज़ को क्योर करने में। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है कहाँ पे, हर जगह पे यूज़ हो रही है। जैसे कि बैटरीज़ में यूज़ हो रही है। आजकल की दुनिया में हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आम हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं। अब बैटरी में बेसिकली ज़्यादातर कौन सी बैटरीज़ यूज़ होती हैं, जो रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरीज़ होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, तो वो क्या होती है, हम उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ बैटरीज जैसे कि सेल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं करते। जैसे हमारे जो रिमोट के सेल्स होते हैं वो दोबारा रिचार्ज नहीं होते, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो दोबारा रिचार्ज हो सकते हैं। अब वो कौन से रिचार्जेबल बैटरीज़ होती है, जो लिथियम आयन बैटरीज़ होती है जिनमें लिथियम आयन का यूज़ होता है, वो रिचार्जेबल होती हैं। और लिथियम आयन को हम किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो लिथियम आयन जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसकी बैटरीज़ को हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टॉयज़ हो गए, वायरलेस हेडफोन्स हो गए, हैंड हेल्ड पावर टूल्स, स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब कि ये सब में क्या यूज़ हो रही है, रिचार्जेबल बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं। डिफरेंट हमने टॉयज़ वगैरह देखे हैं, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन की होती है। उसके अलावा हेडफोन्स जो होते हैं उनमें भी बैटरी का यूज़ किया जाता है। घरों में जितनी भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उन सब में बैटरीज़ यूज़ होती हैं जो हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। हमारे फ़ोन हो गए तो वो रिचार्जेबल होते हैं, उनको रिचार्ज कर सकते हैं। लास्ट में इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस हो गई हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। हैंड हेल्ड पावर टूल्स जैसे कि ड्रिलिंग मशीन वगैरह हो गई, तो जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। उनमें कौन सी बैटरी यूज़ हो रही, लिथियम आयन की बैटरी, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है।
ठीक है। लास्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी आप नोट करते हो कि वहाँ पर भी बैटरी जो है स्टार्ट करने के लिए, जब भी इंजन को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो इग्निशन कॉज करती है बैटरी जो है वो इनिशियली करंट प्रोवाइड करती है। तो वो बैटरी जो है जो करंट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है वो भी रिचार्जेबल बैटरी होती है और वो लिथियम आयन बैटरी होती है। इट मीन्स के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सब जगहों में यूज़ हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है जिसकी हमने डेली लाइफ एप्लीकेशन देखनी है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं एनालिसिस के चीज़ जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और उनकी क्या कंपोजिशन है, वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट जो एनालिसिस में यूज़ होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है एनालिटिकल केमिस्ट्री का फॉरेंसिक केमिस्ट्री में, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंसेज में हम ये चेक करते हैं, हम किसी भी जगह पे जैसे जहाँ पर कोई क्राइम होता है वहाँ के फिज़िकल ट्रेसेस को हम कलेक्ट करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं और आफ्टर एनालिसिस हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें पता लग सकता है कि किसने क्राइम किया है, क्योंकि फॉरेंसिक केमिस्ट्री में हम टेस्टिंग करते हैं कि क्योंकि हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं कि वहाँ पर जो बोन्स या फ्लूइड कोई भी अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो वहाँ पर उसके डीएनए को टेस्ट करके हम पहुँच सकते हैं उस बंदे तक जिसने क्राइम किया हो। उसके अलावा कोई अननोन कंपाउंड को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड हमें दिया जाए और हमने ये फाइंड करना है कि इस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपाउंड किस चीज़ से मिल के बना है, उस चीज़ की कितनी अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करके, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक यूज़ करके, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि ये अननोन कंपाउंड क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जैसे कि हमारी व्हीकल्स हैं वो किस प्रिंसिपल, व्हीकल्स के अंदर जो बैटरीज़ हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बनी है, किस तरह बैटरीज़ वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब बैटरी कभी किसी भी लॉ को, किसी भी जो है प्रिंसिपल को यूज़ करके बैटरी को बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल कौन सा होता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है किस में? बैटरी में। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, बैटरीज़ पे अप्लाई करते हैं और इस तरह बैटरीज़ जो हैं हम उनको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जैसा कि हमें पता है हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं, हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो जो पोल्यूटेंट हो, जो हमारे लिए हमें कोई डिजीज़ कॉज कर रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसके साथ डील करती है। मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इन्वायरमेंट को किस तरह रिमूव किया जाए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उस चीज़ को डील करती है। अब डेली लाइफ में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे अप्लाई होती है? हमने देखा कि पानी जो है वो जो है कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। अब पानी गंदा भी हो रहा है, साथ साथ उसमें जो चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं वो पॉइजनस है। तो अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट मेथड्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या करती है, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करती है ताकि पानी को साफ़ बनाया जा सके। उसके लिए वो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन करती है, जिसमें पहला है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पानी को एक लार्ज टैंक में रख के छोड़ दिया जाता है ताकि क्या हो, जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हो वो नीचे जो सेटल डाउन हो जाए और पानी को ऊपर से निकाल दिया जाता है और नीचे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। उसके अलावा फिर हम फिल्ट्रेशन, अगर कोई स्मॉल पार्टिकल्स पानी में रह जाते हैं तो वो थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस उनको भी रिमूव किया जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, पानी में से क्लोरीन को पास करते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, पानी में जितने भी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं वो क्या करता है, पानी उनको किल कर देता है। तो इस तरह क्या होता है, पानी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या कर रही है, जो डेली लाइफ में पानी हमारा यूज़ हो रहा है उसको हमें साफ़ करने में हेल्प कर रही है। 1.5 साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग क्या है और कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
पहला टॉपिक हमारा है साइंस। साइंस क्या है? इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस। किसका सिस्टमैटिक प्रोसेस? ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। साइंस क्या करता है? यूनिवर्स को देखकर स्टडी करता है और स्टडी करके उसके डाटा को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। कैसे? साइंटिस्ट देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जब उनके माइंड में आया तो उनको, जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता लगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, अच्छा, फिर प्लांट्स का ग्रीन कलर क्यों है, तो उनको पता लगा कि ओके, प्लांट में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जो है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस जब माइंड में साइंटिस्ट के आते हैं तो फिर वो उसको स्टडी करके उसके रिलेटेड एक डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन डाटा को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आयरन है, तो आयरन को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो हम देखते हैं कि आयरन जो है उसमें रस्टिंग कॉज हो जाती है। क्यों कॉज होती है? जब ये स्टडी किया गया तो पता लगा कि आयरन जो है, जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है तो ये रिएक्ट करता है आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और यही आयरन ऑक्साइड रस्टिंग कॉज करते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, साइंस डिफरेंट क्वेश्चंस जो है क्रिएट करता है और उन क्वेश्चंस को फिर खुद सॉल्व करके कुछ डाटा को कंस्ट्रक्ट करता है और फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। केमिस्ट क्या करते हैं, हर मटेरियल के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि ऐसा ये मटेरियल ये प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है। जैसे मेटल्स जो हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और नॉन मेटल्स में से पास नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब प्लास्टिक का कवर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जब मेटल का कवर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। या मेटल जो है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एकदम से, लेकिन प्लास्टिक एकदम से गर्म नहीं होता। मेटल को जब हम हीट करते हैं तो वो एकदम से मेल्ट कर जाता, मेटल जो है वो मेल्ट नहीं करता, जबकि प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो कुछ ही टाइम बाद वो मेल्ट कर जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस केमिस्ट के माइंड में आते हैं और फिर उन क्वेश्चंस के रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर देखते हैं मैटर का और फिर उनके थ्रू वो डिफरेंट जो है ये चेक करते हैं कि कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं ये इस मैटर की बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस ने क्या किया, साइंस ने बेसिकली क्या किया, उसने डाटा को मैटर मटेरियल के जो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उसके रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया कि ये जो चीज़ है वो इस तरह होती है, क्यों होती है, उसके पीछे ये रीज़न है। ठीक है, जैसे कि आयरन की रस्टिंग के पीछे ये रीज़न है कि आयरन ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, उसके अलावा मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो प्लास्टिक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी ये करती है कि वो जो साइंटिस्ट ने जो नॉलेज प्रोवाइड की है उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में और उस प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो कुछ टूल्स, कुछ मशीन्स बनाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बनाते हैं ताकि जो लाइफ है वो आसान हो सके। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने देखा कि जब आयरन को ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो आयरन में रस्टिंग होती है। तो टेक्नोलॉजी ने जब ये नॉलेज ली कि ओके आयरन में रस्टिंग होती है तो उन्होंने क्या किया, उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके क्या किए, ऐसे मेथड्स बनाना शुरू कर दिए जिससे आयरन को हम ओपन एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया,
उसके लिए उन्होंने जो है डिफरेंट कोटिंग मेथड्स यूज़ किए, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम इसको पेंट कर सकते हैं, आयरन को पेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम इसकी गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं, मतलब जिंक की कोटिंग कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं और वो रस्टिंग का मेकेनिज़्म भी नहीं होगा। तो लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि रस्टिंग हो रही है। इसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाए, उसको क्या कौन करता है, वो टेक्नोलॉजी करती है। टूल्स कौन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है, मशीन्स टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है। अब इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो चीज़ें बनाई होती हैं, मतलब साइंस ने जो इन्फॉर्मेशन दी होती है और टेक्नोलॉजी ने जो टेक्नोलॉजी बनाई होती है, टेक्नोलॉजी ने जो टेक्निक्स बनाई होती हैं, उन दोनों का यूज़ करके वो बेटर सिस्टम बिल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब अब जिस तरह उन्होंने देखा कि आयरन जो था वो रस्टिंग कॉज करता था, तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसने वो मेथड्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ओपन एटमॉस्फेयर। इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि हम इस तरह के सिस्टम बनाएं, जो इस तरह से कि हमने स्टेनलेस स्टील यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसमें हमने मेटल्स के आयरन को यूज़ करने के बजाय इस तरह के सिस्टम यूज़ करने शुरू कर दिए जो रस्टिंग कॉज नहीं करते, या हमने इस तरह के सिस्टम बिल्डअप कर दिए जो ज़्यादा एफिशिएंट हो और जिनमें प्रॉब्लम कम से कम हो। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसको शक्ल देते हैं। जो टेक्नोलॉजी हमें चीज़ देती है, टेक्नोलॉजी उस चीज़ को, इंजीनियर्स उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, जो प्रॉपर टूल्स होते हैं उनको, मशीनरी को डिज़ाइन करते हैं, उनकी वायरिंग करते हैं, वो किस तरह उनकी कंस्ट्रक्शन होगी, उनको प्रॉपरली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको इंजीनियर्स अप्लाई करके हमें वो चीज़ दे देते हैं। जितने भी हमारे पास मशीनरी वगैरह होती है, फिर वो इंजीनियर्स बनाते हैं, उनकी प्रॉपर वायरिंग, उनके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कौन करता है, इंजीनियर्स करते हैं। आई होप कि आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो है ये आपस में कैसे रिलेटेड है, और इनकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट चैप्टर का 6th टॉपिक है जी। अब हम ये देखेंगे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं, और कैसे ये तीनों मिलकर हेल्प कर रही हैं हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। पहला है इन्वेस्टिगेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स, ये मिलकर क्या करते हैं, ये पहले प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है साइंस। साइंस ने क्या किया, साइंस ने इन्वेस्टिगेट किया कि जब भी हम बाइक या कार या कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ को बाय टाइम वो ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है तो उस पर रस्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जंग लग जाता है, जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे इनमें यहाँ पर मेटल पे जंग लग गया। तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिस्ट कि ऐसा क्यों हुआ है कि बाइक और कार या इस तरह के मेटल जो हैं वो आयरन जो है वो टाइम के साथ उसमें रस्टिंग होती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको स्टडी किया और स्टडी करके ये देखा कि अच्छा, आयरन जब ओपन एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है और यही आयरन ऑक्साइड जो है रस्ट कॉज करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, साइंस ने दी। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया और कुछ प्रॉपर मेथड्स बनाए जिससे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब वो क्या मेथड्स थे, जैसे कि उसने मेथड दिया कि हम कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोटिंग कर ली हम लोगों ने पेंट के साथ, या हमने गैल्वनाइजिंग कर ली। इसकी साइंस हमें किसने बताई, गैल्वनाइजिंग क्या होती है ये हमें साइंस ने बताया। टेक्नोलॉजी ने हमें ये बताया कि हम अगर ये यूज़ करेंगे, कोटिंग कर लेंगे मेटल के ऊपर,
तो वो रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है। या गैल्वेनाइजिंग का मतलब है कि हम जिंक की लेयर चढ़ा दें तो क्या होगा, जो हमारी जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो सकती है। इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने ऐसे ड्यूरेबल सिस्टम्स बना दिए कि जिसमें, या जैसे कि स्टेनलेस स्टील बना लिया जिसमें क्या होगा, ऐसे सिस्टम बना दिए जिसमें जंग नहीं लग सकता, जिसमें जो है वो रस्टिंग नहीं हो सकती। या इस तरह का सिस्टम था, एफिशिएंट सिस्टम बना दिया जो जिसमें रस्टिंग कम से कम हो। तो क्या हुआ, तीनों ने मिलकर एक मेथड, एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया और उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले साइंस आती है। तो साइंस ने क्या किया, साइंस ने स्टडी किया फोटोवोल्टाइक सेल को। उसको ये पता लगा कि अच्छा कुछ इस तरह के फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं और ये फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ सकती है, सन से। तो इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने यूज़ किया और कहा कि ओके, अगर हम क्या करें, लाइट एनर्जी को यूज़ करें तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, फोटोवोल्टाइक सेल्स को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर सोलर पैनल बना दिया कि इसको उन्होंने अप्लाई कर दिया, इस नॉलेज को किसमें, सोलर पैनल बनाने में अप्लाई कर दिया। ठीक है, सोलर पैनल्स बन गए। सोलर पैनल्स बनने के बाद अब इंजीनियर्स ने क्या किया, इंजीनियर्स ने ये किया कि उन्होंने उस सोलर पैनल को एक प्रॉपर जो है प्रॉपर डिज़ाइन किया, सोलर पैनल को उसको कंस्ट्रक्ट किया। मतलब डिफरेंट इंजीनियर्स ने मिलकर, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स ने क्या किया, प्रॉपर वायरिंग देखी कि जो सोलर पैनल होगा, सोलर सिस्टम होगा, उसकी वायरिंग कैसे होगी। जो सिविल इंजीनियर्स थे उन्होंने उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिज़ाइन किया कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक लार्ज लेवल पे क्या किया, लार्ज लेवल पे सोलर पैनल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब साइंस ने हमें क्या बताया, साइंस ने हमें बताया कि ड्यू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाटर में आ जाते हैं कॉन्टामिनेंट्स, और उन कॉन्टामिनेंट्स को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ये हमें साइंस ने बताया कि ड्यू टू कॉन्टामिनेंट्स वाटर जो है वो पानी की पीने के काबिल नहीं होता, वो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसने डिफरेंट मेथड्स डिस्कवर किए जिससे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, उसने डिफरेंट टेक्निक्स बताई कि किस तरह हम डिफरेंट टेक्निक्स को, फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक को या कोएगुलेशन टेक्निक को हम यूज़ करके पानी को साफ़ कर सकते हैं। इंजीनियर्स ने क्या किया, इंजीनियर्स ने एक प्रॉपर सिस्टम बना लिया, एक प्रॉपर अपरेटस बना दिया जिससे अगर हम पानी को पास करेंगे तो वो क्या करेगा, पानी साफ़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें जो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्योरीफिकेशन का पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये किसने बनाया, इंजीनियर्स ने बनाया। इंजीनियर्स ने इस टेक्निक और ये जो इन्फॉर्मेशन साइंस ने दी थी उसको प्रॉपर क्या हुआ, अप्लाई कर लिया। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पानी लिया, पानी का इंटेक आया, सबसे पहले कोएगुलेशन हुई। कोएगुलेशन में ये होता है कि हम इसमें चार्ज पार्टिकल्स डालते हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पानी में प्रेजेंट होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स डालते हैं। क्या होता है उससे, जितने भी अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर उसमें पॉजिटिव कोएगुलेंट डालेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा, उनको न्यूट्रल कर देगा, जिससे क्या होंगे, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर हम ये करेंगे कि पानी को ऊपर से जो है वो डिकैंट कर लेंगे, पानी रिमूव हो जाएगा और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा फिल्ट्रेशन का, कि अगर पानी में कुछ और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं उनको थ्रू फिल्टर पेपर्स हम पास करेंगे। फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जब पानी उसमें से पास होता है तो क्या होता है, जितने भी सॉलिड के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। लास्ट में हम डिसइंफेक्शन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन को वाटर से पास करते हैं और क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HOCl बनाता है, जिससे जो बैक्टीरिया किलिंग एजेंट है, इस तरह पानी से सारी जो इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाती है और साफ़ पानी हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह तीनों ने, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स ने मिलकर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन।
अब इसमें ये है कि हमने ये स्टडी किया कि जब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं, हम उसको ऑयल में फ्राई करते हैं। तो हमने देखा कि ऑयल में से क्या चीज़ है जो हमें हेल्प कर रही है फ्राइंग में, या किस तरह ऑयल में क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो हमें पता लगा कि ऑयल में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें साइंस ने बताई कि ऑयल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो फिर क्या किया टेक्नोलॉजी ने बाकी ऑयल को, डिफरेंट ऑयल्स को सीड्स में से क्या किया, सीड में से निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, और ताकि उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ वो जान सके। इंजीनियर्स ने क्या किया? इंजीनियर्स ने प्रॉपर जो है सिस्टम बनाया, जिसके थ्रू एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल को सेफली जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सीड्स, और उसको लार्ज लेवल पे उसकी प्रोडक्शन कर सकें। उसके लिए उसने एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया कि किस तरह हम लार्ज लेवल पे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको हम एक प्रॉपरली किसी भी मेथड में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इंजीनियर्स ने क्या किया, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड बना दिया। लास्ट है हमारे पास प्लास्टिक बैग्स। आपने देखे होंगे प्लास्टिक बैग्स हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये कैसे बने? सबसे पहले साइंटिस्ट ने स्टडी किया पॉलीमर्स को। जी, उनको पता लगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स वो होते हैं जो मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। मोनोमर्स की एक लॉन्ग चेन को हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो जो हमारे पास इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट पॉलीमर्स को स्टडी किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। साइंस ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और उनकी क्या, डिफरेंट पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब हमें किसने बताया? साइंस ने बताया। इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उसको अप्लाई किया कि प्लास्टिक बैग बनाने में कि अच्छा अगर यहाँ पे यूज़ होता है तो क्यों ना हम इस तरह एक जो पॉलीमर है जैसे पॉली इथाइलिन है, इसके अगर इस पॉलीमर के इस तरह के यूज़ है तो क्यों ना हम पॉली इथाइलिन को प्लास्टिक बैग बनाने में यूज़ करें। तो प्लास्टिक बैग किसने हमें बताया? टेक्नोलॉजी ने, कि हम प्लास्टिक बैग को पॉलीमर से हम प्लास्टिक बैग को बना सकते हैं। इंजीनियर्स ने क्या किया? इंजीनियर्स ने उसी टेक्नोलॉजी को और इस इंफॉर्मेशन को जो साइंस ने प्रोवाइड की थी उससे क्या किए, बैग्स को क्रिएट किया। कैसे बैग्स को क्रिएट किया? जो ज़्यादा ड्यूरेबल थे, फ्लेक्सिबल थे, और जिसको बनाना भी क्या था, बहुत आसान था, इजी टू मेक। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। नंबर 1, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन और कार्बन के सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सब्सटेंसेस को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि वाटर जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है और थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है, वाटर जो है उसमें कॉन्टामिनेंट्स आ रहे हैं, वाटर पानी गंदा हो रहा है। तो कौन से वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें हेल्प करती है इस पानी को प्रोटेक्ट करने में, तो वो कौन सी है? वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव्स टू गॉज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन का जो पार्ट है वो सारा इन्वायरमेंट में आता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करेगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट हेल्प्स टू ट्रीट द डिजीज़ ऑर्गेनिक सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स। तो हमें पता है कि कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या करती है? डिजीज़ को क्योर करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है नए मेडिसिन्स बनाने में, क्योंकि वो न्यू मेडिसिन्स बना के उसको इंटरेक्ट करवाती है प्रोटीन्स और एंजाइम्स के साथ, जिससे प्रोटीन जो है हमें नई मेडिसिन्स मिल जाती हैं।
नेक्स्ट है फिफ्थ MCQ, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज़ ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंस। तो ये हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। ये सबसे चैप्टर के स्टार्ट में जो है हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये हेल्प करती है कि हैजर्डियस सब्सटेंस का कम से कम यूज़ हो। ठीक है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द कंसनट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ। अब यहाँ पर हम क्या करें, कंसनट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, और हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं सब्सटेंस की कंसनट्रेशन, उसकी अमाउंट इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है द बैटरीज दैट आर बिल्ट इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो डील करती है बैटरीज़ के साथ, क्योंकि वो लॉज एंड थेरीज़ को स्टडी करती है जिसके थ्रू एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांच आएगी वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री होगी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट आर कंसर्न विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कौन सी केमिस्ट्री होगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, देयर टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, यूजेस इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री, क्योंकि हमें एज ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने पॉलीमर्स का ही वर्ड यूज़ किया है, पॉलीमर्स की ही सिंथेसिस हो रही है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री ही होगा। नेक्स्ट है द लास्ट वाला MCQ, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ड्रग्स और बायोलॉजिकल टारगेट्स के दरमियान रिएक्शन देख रहे हैं और नए मेडिसिन को बनाने में हेल्प कर रही है। तो वो कौन सी ब्रांच है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है जो ड्रग्स और बायोलॉजिकल टारगेट्स के दरमियान रिएक्शन को देखता है और न्यू मेडिसिन डिस्कवर करता है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।